हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे मूल विधि में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है। इसको ईपीए भी कहते हैं, ईपीए 1986 यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। यह वह संसद ने पारित या अधिनियमित कब किया था? 23 मई 1986 को। कब? 23 मई 1986। और इसको जो है लागू कब से किया गया है? 19 नवंबर से। 19 नवंबर 1986 से लागू है। ठीक है। 19 नवंबर 1986 से लागू है। इसमें अध्याय है 4 और धारा है 26। कितना? अध्याय 4, धारा 26। ठीक है। अब हम देखते हैं ईपीए क्यों आया, क्यों जरूरत थी इसकी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण सुधार पर काम किया। ठीक। इसके लिए बोला कि हम इस पे काम करेंगे। भारत में ईपीए, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु लाया गया था। ठीक है। यानी कि जो 1972 में हुआ था ये क्या, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है। इसमें जो सभी देश शामिल थे उन्होंने पर्यावरण संरक्षण सुधार पर काम करने के लिए कहा। भारत ने 1986 में एक एक्ट बनाया जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु लाया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 1, धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। संक्षिप्त नाम हमने इसका देख लिया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर है और प्रारंभ इसका हुआ है 19 नवंबर 1986। और ये पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 23 मई 1986 को। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एक नोट। इसका एक अन्य नाम भी है छत्रधारी कानून। ठीक। इसको छत्रधारी कानून भी कहते हैं। इससे पहले पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानूनों को ये अपने अंदर समन्वित कर लेता है। यानी कि जो भी इस 1986 के एक्ट से पहले कानून केंद्र ने बनाए हों, राज्य ने बनाए हों अपने अलग से, तो उनको ये क्या करता है? अपने अंदर समा लेता है। ठीक है। याद रखना ये बात। अब हम देखते हैं परिभाषा, ये सेक्शन 2। ठीक। सेक्शन 2A में देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा क्या दी गई इस एक्ट के तहत। जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे व सूक्ष्म जीवों के मध्य जो अंतर संबंध है, ठीक है, इनके बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, वही पर्यावरण है। ठीक है। पर्यावरण की परिभाषा पूछ ले इस एक्ट के तहत तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सेक्शन 2A में। ठीक है। पर्यावरण की परिभाषा। अब हम देखते हैं सेक्शन 2B, पर्यावरण प्रदूषक क्या है। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषक किसको माना गया है सेक्शन 2B में? पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ऐसी सांद्रता में उपस्थित हो, मतलब उसका जो मान है वो ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण में किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। ऐसी सांद्रता, इतने मतलब क्वांटिटी में होने चाहिए वो, जिससे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषक। समझ आया? दोबारा बताओ। पर्यावरण प्रदूषक वो है जो ये मान के चलो कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ठोस, ठीक है, द्रव या गैस, ऐसा कोई भी पदार्थ, ठीक है, ऐसी सांद्रता में उपस्थित हो, मतलब ऐसे क्वांटिटी में मान लो उपस्थित हो जिससे पर्यावरण में किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है पर्यावरण को, उसे हम पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं सेक्शन 2B के तहत। अब हम देखते हैं सेक्शन 2C, पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा क्या है। ये तुमने देखा पर्यावरण प्रदूषक होता क्या है। अब इसकी परिभाषा, पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति ही पर्यावरण प्रदूषक है। ठीक है। यानी कि इसकी उपस्थिति, ओनली इसका प्रेजेंट होना ही पर्यावरण प्रदूषक कहलाता है। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की उपस्थिति पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। ठीक है। सेक्शन 2D में है हथलाना, हैंडलिंग। अब देखते हैं होता क्या है। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर करना, किसी चीज का विक्रय करना, किसी चीज को नष्ट करना, बदलाव करना, भंडारण करना, विनिर्माण करना, उपयोग करना या फिर पैकेज बनाना, ये सभी हैंडलिंग में आते हैं। ठीक है। यानी कि हम कोई भी चीज़ है जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है,
किसी चीज़ का विक्रय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसको बदलाव कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, विनिर्माण मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, पैकेज बना रहे हैं, ये सब हम हैंडलिंग में पढ़ते हैं सेक्शन 2D में। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 2E। सेक्शन 2E में क्या है, परिसंकट में पदार्थ बताए गए हैं इसमें, उनकी परिभाषा। ऐसा पदार्थ जो भौतिक या रासायनिक गुणों के कारण पर्यावरण, मानव, पशु, पौधे, जीव, संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, वो परिसंकट में पदार्थ की श्रेणी में आता है। सेक्शन 2F में देखते हैं, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट धारा है, इसको भी याद कर लेना। सेक्शन 2F में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। इसमें 17 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष, 16 मेंबर। पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय के तहत ये आता है। ठीक है, सेक्शन 2F में क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 से 6 तक। ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बताया गया। सेक्शन 3 से 6 तक जो हम पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में क्या दिया गया, केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के प्राधिकरण या अधिकरणों का गठन करने की शक्ति है। ठीक है, केंद्र सरकार की। इसी के तहत 2010 में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में। ठीक है, इस सेक्शन 3 के तहत, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ही, सेक्शन 3 की धारा के तहत इसमें 2010 में NGT की स्थापना की गई थी, याद रखना। सेक्शन 4 में है केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति। सेक्शन 5 में है केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या अधिकारी को लिखित आदेश देने की शक्ति है जो उसे मानने ही होंगे, ये बाध्यकारी है। ठीक है, केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति अधिकारी को लिखित आदेश देने की शक्ति है जो उसके लिए बाध्यकारी है। ठीक है, क्या है ऐसे निर्देश या आदेश, उद्योग प्रक्रिया बंद कराने या सही कराने के निर्देश दे सकती है, बिजली, जल या अन्य सेवा बंद कराने या सही कराने के निर्देश भी दे सकती है, जिससे कहीं पे अगर पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा हो, उन सब के मैटर में ये बात चल रही है। ठीक है, सेक्शन 5 पढ़ लिया। सेक्शन 5A पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, सेक्शन 5A में है कि सेक्शन 5 के निर्देशों के विरुद्ध अपील अगर आपको करनी है तो NGT को कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन 5A में है कि अगर इसके खिलाफ जो केंद्र सरकार आपको निर्देश देती है उसके विरुद्ध अपील करनी है तो NGT में कर सकते हैं। सेक्शन 6 देखते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की है। ठीक है, अब हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति उद्योग चलाते समय मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगा। सेक्शन 7 इसको बताता है। सेक्शन 8 है परिसंकट में पदार्थों के साथ काम करते समय सेफ्टी का ध्यान रखना। ठीक है, जो परिसंकट में पदार्थ हमने पढ़े हैं धारा 2 के ई में है शायद, उसमें जो हम उसके साथ काम करेंगे, ठीक है, तो सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेक्शन 9 में है प्राधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल, अभिकरणों यानी कि एजेंसी को जानकारी का दिया जाना। ट्रिब्यूनल या एजेंसी को जानकारी का दिया जाना, यदि किसी घटना या गलती से, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन मानक से अधिक हो गया है, जो उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा हो गया है, तो जिम्मेदार आदमी प्रदूषण कम करेगा। जो उस टाइम पे वहाँ पे कंपनी का या उसका कारखाने का जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण को कम करेगा। सेक्शन 9 के तहत। सेक्शन 10 में है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति देता है। सेक्शन 10, ठीक है, कि वो जो केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है वो किसी स्थान में प्रवेश और निरीक्षण करने की पावर है उसको। अब हम देखते हैं कि भाई सेक्शन 11, नमूना क्या होता है, सैंपल लेने की शक्ति। नमूना को सैंपल कहते हैं। नमूना लेने की शक्ति किसकी है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति को किसी भी कारखाने, परिसर, स्थान में जल, वायु या मिट्टी या फिर किसी भी पदार्थ के सैंपल यानी कि नमूना लेने की पावर है। सेक्शन 12 है केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना। सेक्शन 12 भी याद रखना आप लोग कि केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रयोगशाला, ठीक है, सेक्शन 12 केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना। ठीक है, सेक्शन 12(1) में है केंद्र सरकार की पर्यावरणीय प्रयोगशाला की स्थापना करने की शक्ति। ठीक है, एक तो है सेक्शन 12 के तहत गठन करेगी और शक्ति 1 में दी गई है केंद्र सरकार को।
सेक्शन 13 में है सरकारी विश्लेषक, ठीक है, मतलब कि लैब्स में नमूनों के एनालाइज के लिए सरकार विश्लेषकों की नियुक्ति करती है, ठीक है, जो कि इनके स्पेशल्स जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं उनको सरकार जो है नियुक्त करती है लैब्स में नमूनों के लिए, ठीक है। सेक्शन 14 सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट जो होती है वो सेक्शन 14 के तहत है। सेक्शन 15 में है इस एक्ट को न मानने के लिए दंड बताया गया है, सेक्शन 15 में देखो, ठीक है। ईपीए 1986 को जो नहीं मानेगा उसको क्या दंड मिलेगा, उसको जेल हो सकती है 5 साल तक, वह जुर्माना 5 लाख रुपए, 5 साल की जेल 5 लाख रुपए जुर्माना, या फिर ज़्यादा ही दंड करना है तो दोनों भी उनको देना पड़ सकता है। दोषसिद्धि के बाद भी जारी रखे, यानी कि एक बार होने के बाद भी वो नहीं मान रहा है तो जेल होगी 7 साल तक, ठीक है। और यदि जारी रखता है फिर भी तो 5,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा, ठीक है, 5,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना, 7 साल तक जेल बढ़ जाएगी और 5,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना, ठीक है। सेक्शन 16 देखते हैं अब, कंपनियों द्वारा अपराध, ठीक है। यदि कंपनी अपराध करती है तो दोषी जिम्मेदार व्यक्ति व कंपनी दोनों होंगे, ये बच सकते हैं, इनको एक मतलब छूट दी गई है, यदि साबित कर दे कि अपराध की जानकारी इनको नहीं थी तो ये बच भी सकते हैं। सेक्शन 17 है सरकारी विभागों द्वारा पर्यावरण से संबंधित अपराध, यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट कोई ऐसा काम करता है तो दोषी कौन होगा, विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। ये बच सकते हैं यदि साबित कर दे कि अपराध इनकी जानकारी में नहीं था, ये भी बच सकते हैं सेक्शन 17 के तहत भी। सेक्शन 19 में है अपराधों का संज्ञान या सुनवाई कौन करेगा, केंद्र सरकार या फिर कोई प्राधिकरण या फिर स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल अधिकारी, ठीक है। केस करने की जानकारी 60 दिन पहले देनी होगी, ठीक है। यदि आपको कोई केस करना है तो उसकी जानकारी कितने दिन पहले देनी होती है इनको, 60 दिन पहले, ठीक। सेक्शन 21 सेक्शन 3 के तहत गठित प्राधिकरण के सदस्य लोक सेवक होंगे, जैसे सेक्शन 3 के तहत मैं बताया था आपको एनजीटी हुई थी ना, याद आया, एनजीटी 2010 में स्थापना हुई थी, उसके जो भी सदस्य होंगे वो लोक सेवक होंगे, ये सेक्शन 21 बताता है, ठीक है, ये याद रखना, सेक्शन 21 भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 22 है सिविल कोर्ट इस एक्ट के तहत सुनवाई का अधिकार नहीं है, सिविल कोर्ट को इस एक्ट के तहत सुनवाई का अधिकार ही नहीं है, कौन करेगा बताओ भाई, सीधी सी बात है, जो भी हमने एनजीटी गठित किया है वही तो करेगा इसके बारे में, ठीक है, वही देगा। अगर उसके बारे में भी आपको लगता है कि भाई नहीं हो रहा है तो वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले सुनवाई वही करेगा। सेक्शन 23 में है केंद्र सरकार जरूरी लगने पर अधिकारी या राज्य सरकार या प्राधिकरण को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजन कर सकेगा, ठीक है। केंद्र सरकार को पावर है कि वो अधिकारी या फिर राज्य सरकार या फिर प्राधिकरण के अपनी शक्तियां प्रत्यायोजन कर सकेगा, और भी पावर दे सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है। सेक्शन 25 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, इस ईपीए, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें नियम बनाने की शक्ति सेक्शन 25 के तहत केंद्र सरकार के पास है। अब हम एक जो है फैक्ट कवर करते हैं, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम कब का है, 1927, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, क्वेश्चनिंग फॉर्म में कि भारतीय वन अधिनियम कब का है, 1927। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। कैसी लगी आपको क्लास, मूल विधि, आई होप ज़्यादा नहीं होगा, कुछ ही इसमें मुझे लग रहा है 2 या 3 4 लास्ट होंगे जो बड़े मतलब कि टॉपिक होंगे, नहीं तो 10 से 15 मिनट की क्लास में हर एक टॉपिक कवर हो रहे हैं, और इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।